जय हिंद दोस्तों। आज हम महत्वपूर्ण सेगमेंट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं जो कि हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है और आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। इस तरह के प्रश्न आपको देखेंगे, चाहे आप ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और भी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो। तो इन तरह के एग्जाम्स में अगर हिस्ट्री से प्रश्न पूछे गए तो इस तरह के प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। आजकल प्रश्न पूछने का तरीका बदल सा गया है। कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कौन सा कथन सही नहीं है। जैसे पहला ही प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द विनोबा भावे इज नॉट करेक्ट। विनोबा भावे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि सही या गलत की पहचान तभी हो सकती है जब तक आप उसके बारे में पूरा जानते होंगे। अब इसका मतलब यह हुआ कि इसके बारे में प्रश्न क्या पूछा गया है। विनोबा भावे से जुड़ा हुआ कुछ स्टेटमेंट देखते हैं। वे सर्वोदय आंदोलन के एक नेता थे। यह सही बात है। विनोबा भावे, पहली बात तो आपको याद रखनी है कि सर्वोदय आंदोलन के नेता थे, जबकि सर्वोदय आंदोलन की जो शुरुआत है वह महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ध्यान रखने की बात है कि सर्वोदय आंदोलन के की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। और उसके जो प्रमुख नेता के रूप में देखा गया तो वह प्रमुख नेता विनोबा भावे थे। इतना ध्यान रखिएगा, यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा, वे भूदान आंदोलन के लिए प्रख्यात थे। बिल्कुल सही बात है। 18 अप्रैल 1951 को वह विनोबा भावे भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी, तेलंगाना के पोचमपल्ली जगह से। तीसरा, उन्हें रोमन मैग्सेस पुरस्कार मिला था। यह भी सही स्टेटमेंट है। 1958 में 1958 में रोमन मैग्सेस अवार्ड जीते थे, जो कि कम्युनिटी लीडरशिप के क्षेत्र में दिया जाता था। अगला है, वह ही वॉज द फाउंडर ऑफ सत्याग्रह पत्रिका। गलत स्टेटमेंट है यह। सत्याग्रह पत्रिका की जो संपादन है, संस्थापना है, वह महात्मा गांधी के द्वारा हुई थी, ना कि विनोबा भावे के द्वारा। इस तरह से ऑप्शन डी जो है आपका, यह स्टेटमेंट प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्योंकि प्रश्न में पूछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न तभी आप क्लासीफाई कर पाएंगे जब आप उसके बारे में बखूबी जानते होंगे। इसी उद्देश्य से प्रेरित होते हुए इस तरह के प्रश्नों का चयन किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी बात, हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है। चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानना, यह एक जाति से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अब देखिए, यह जानकारी आपके साहित्यिक स्रोत से प्राप्त होता है। उसमें कुछ नाम लिखा हुआ है। ऑप्शन है विष्णु पुराण, मुद्र राक्षस, अर्थशास्त्र, महापरिनिर्वाण सूत्र। इसका आंसर तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही है। अब इसके बारे में कुछ विविधता यानी बातों में अंतर थी, जरा उसको भी एक बार समझ लेते हैं, ताकि और भी इस तरह से अगर कोई प्रश्न बन पाए या इनसे जुड़े कोई और तथ्य से हमें तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना हो तो आपके लिए उपयोगी हो। चंद्रगुप्त मौर्य के कुल के बारे में थोड़ा सा इतिहासकारों में कन्फ्यूजन रहा है। एक्चुअली हिस्ट्री एक सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी है भी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के कुल को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, क्योंकि अलग अलग स्रोतों में अलग अलग बातें बताई गई हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में समझे, ब्राह्मण साहित्य में यह पता चलता है कि वह शूद्र थे। दूसरा, जबकि जैन साहित्य की अगर बात करें तो उसमें निम्न कुल का ही उसे बताया गया है, लेकिन शूद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। जबकि बौद्ध साहित्य की बात करें तो उसमें क्षत्रिय मानता है। तो जो कि आपके ऑप्शन में बौद्ध साहित्य यानी नहीं लिखा हुआ है, याद रखना है महापरिनिर्वाण सूत्र, आप इसको सही आंसर के रूप में क्लासीफाई करें, ताकि आप उसको निश्चित रूप से कह पाएँ कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय किनके द्वारा माना गया। तो आपके ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी जो है सही ऑप्शन होगा, महापरिनिर्वाण सूत्र। प्रश्न संख्या 3 की ओर है। चंगेज खां की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने उसके विस्तृत साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों पर अधिकार प्राप्त कर लिया। इस संदर्भ में दिए गए युग्मों में से सही युग्मों का चुनाव करें। तो सबसे पहली बात कि चंगेज खां के बारे में कुछ फैक्ट जाने आप, उसके बाद ही मिलान कर पाएंगे। चंगेज खां के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। उनके बचपन का नाम तेमोजिन था। क्योंकि जो फैक्ट मैं बोल रहा हूँ इनसे भी प्रश्न बनते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप इन सभी फैक्टों को निश्चित रूप से नोट करते भी होंगे और समय रहते आप उसको एक बार रिवाइज भी करते रहे, अदरवाइज यह चीज़ भूल भी जाता है लोगों। बचपन का नाम तेमोजिन था। उनके जो शासन का जो पीरियड था वह 1206 से लेकर 1227 ईस्वी था। मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के रूप में अब वह उन्होंने ओगेडोई खान को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। मृत्यु के बाद उसने अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने पुत्रों और पोतों में कर दिया था। यानी वह साम्राज्य का बंटवारा पहले ही सुनिश्चित कर दिया कि इस तरह से बंटवारा होगा, किसको कौन सा क्षेत्र दिया जाएगा। निश्चित रूप से हम लोग समझते हैं जिनके पास एक से अधिक पुत्र हो तो उनके बंटवारा करना पड़ता है, क्योंकि आपसी तालमेल नहीं बन पाती है।
खासकर साम्राज्य की बात हो तो निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। इसी क्रम में आप ध्यान रखिए, जोची जो चंगेज खां का सबसे बड़ा पुत्र था। हालांकि उसका जो पितृत्व जो है विवादास्पद रहा है, इस वजह से उसे उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया। अभी आपने उत्तराधिकारी का नाम सुना था, ओगे ओगोडेई, वह उत्तराधिकारी के रूप में समझे गए। और जबकि जोची सबसे बड़ा पुत्र था, तो नियम अनुसार सबसे बड़े पुत्र को उनका उत्तराधिकारी होना चाहिए, लेकिन इसमें उनको नहीं बनाया गया चूँकि उनके पितृत्व में विवाद था, यानी वह कन्फर्म नहीं थे। उसे रशियन स्टेपी क्षेत्र शासन के लिए सौंपा गया। स्टेपी यानी घास का मैदान होता है, उसे रशियन क्षेत्र दिया गया कि तुम्हारा क्षेत्र यह हुआ, तुम यहाँ की शासन भाल संभालोगे। दूसरा नाम है चगतई। चगतई दूसरा बेटा था। चगतई को ट्रांस ऑक्सानियन स्टेपी क्षेत्र और उत्तरी पामीर की पहाड़ियों का क्षेत्र मिला था। तो आप याद रखिएगा, यह पामीर माउंटेन क्षेत्र जो है वह दूसरे बेटे चगताई को मिला था। ओगोडोई जो उत्तराधिकारी था वह तीसरा था, उसे काराकोरम का क्षेत्र दिया गया था। यही चंगेज खां का एक्चुअल उत्तराधिकारी बना भी। अगला नाम है टोलाई। यह सबसे छोटा बेटा था, इसे मंगोलिया के पुश्तैनी ज़मीन पर शासन करने के लिए अधिकार मिला था। तो आप इस तरह से देखें कि सामने सामने जो लिखा हुआ है वह सही मिलान है, एक का एक। यानी आपने देखो, जोची रूस का घास का मैदान, चगताई पामीर माउंटेन क्षेत्र, ओगोडोई काराकोरम क्षेत्र, टोलॉय मंगोलिया का क्षेत्र। ये जो क्षेत्र थे ये सब उनके नियंत्रण में सौंपे गए ताकि उन पर सही सलामत शासन किया जा सके। प्रश्न संख्या 4 की ओर है। वन अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द गदर मूवमेंट, हु वॉज ही और सी। निम्नलिखित में से एक व्यक्ति गदर आंदोलन से जुड़ा नहीं था, वह कौन था थी। अब ध्यान रखिए, गदर आंदोलन की बात हुई है तो उसमें कौन कौन लोग संबंधित थे। इस तरह की बातों को निश्चित रूप से समझने के लिए मैंने पहले ही बोला था कि उसके बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उसको बता पाएंगे इसमें से कौन नहीं थे। तो पहले की बात करते हैं गदर पार्टी की। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा हुई थी। और इसमें जो सदस्य बने थे उनमें कुछ नाम इस तरह से हैं, उनको ध्यान रखिएगा ताकि आप उसको छांट पाए। रामचंद्र पहला, दूसरा बकरतुल्ला रामदास पुरी, सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराबा, भाई परमानंद, भगवान सिंह आदि। यानी इस तरह से ये जो नाम है आपको ध्यान में रखना है एक नज़र, ताकि आप उसको छांटने में आपको सहूलियत हो पाए। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति इस आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे। इसका सही जवाब होगा भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा, भगत सिंह इससे जुड़े हुए नहीं थे। सोहन सिंह भाकना थे, लाला दयाल भी थे, मैडम भिकाजी कामा भी, लेकिन भगत सिंह नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 5। अशोक ने अपने किस शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है। ऑप्शन है 5वें शिलालेख में, 11वें शिलालेख में, 12वें शिलालेख में, 13वें शिलालेख में। इसका सही आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही है 13वें शिलालेख में। यानी इतना तो पता हो गया कि अशोक ने अपने किस शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है, तो 13वें शिलालेख में। लेकिन इसके बारे में कुछ और फैक्ट भी जाना है कि आखिरकार 8वीं जातियाँ कहाँ से बिलोंग करती है। 8वीं जातियाँ एक जनजातीय समूह भी, ध्यान रखिएगा, 8वीं जातियाँ जो है वह जनजातीय समूह थी जो कि मौर्य काल में जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जो पूर्वी इलाका था उसका एक बहुत विस्तृत क्षेत्रफल में पाया जाने वाला एक जनजाति था। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के पूर्वी इलाका। अब सवाल बनता है कि अशोक ने 8वीं जातियों का उल्लेख क्यों किया। अब आपको पता भी है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध करना ही छोड़ दिया था। उन्होंने प्रण कर ली कि अब हमें कोई युद्ध करना ही नहीं, चूँकि भीषण नरसंहार हुआ था, उसमें जान माल की क्षति भी हुई थी, उसे उनका दिल पिघल गया, यानी उन्होंने युद्ध करना ही छोड़ दिया। सैन्य अभियान रोक दिया था, आपको पता है उस समय। लेकिन समय समय पर 8वीं जनजाति जो थी उसके समुदाय के लोग उपद्रव पहुंचाया करते थे, उपद्रव किया करते थे, लूटपाट मचाते थे। उन्हें कंट्रोल करने के लिए सैन्य संचालन भी करवाया गया और इसी बातों का उल्लेख अशोक ने अपने शिलालेख में किया है। तो इतना फैक्ट आप इससे जुड़ा हुआ ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 6। इन 1931 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ INC स्टैंड फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स पास्ड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 के अधिवेशन में
निम्नलिखित में से किस स्थान पर मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था? आपके ऑप्शन है लखनऊ, कराची, फैजपुर, लाहौर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कराची। लेकिन इस पर पहले ध्यान रखिएगा, कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। याद रखने की बात क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में तय किया गया था कि प्रति वर्ष जगह जगह पर यानी देश के अलग अलग कोने में इसका अधिवेशन होगा, इसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा भी वर्ष था जैसे 1920, उसमें 2 बार अधिवेशन बुलाना पड़ा था विशेष परिस्थिति में। तो इसी अधिवेशन से जुड़ा हुआ प्रश्न था कि 1931 में जो अधिवेशन हुआ वह कहाँ हुआ था? कराची में। और उसका अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जरा लखनऊ की बात करें तो 1916 में लखनऊ सेशन हुआ था। 1916 में जिसके अध्यक्ष बने थे AC मजूमदार साहब। और 1937 में फैजपुर सेशन हुआ था। फैजपुर याद रखना है, जिसके अध्यक्ष बने पंडित नेहरू। और 1929 में लाहौर सेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष भी चेयरपर्सन भी पंडित नेहरू ही बने थे। तो इस तरह इन फैक्ट को ध्यान रखिएगा। कभी कभी अध्यक्ष के बारे में पूछ देता है कि लखनऊ सेशन के अध्यक्ष कौन थे, कराची सेशन के अध्यक्ष कौन थे, फैजपुर सेशन के अध्यक्ष, तो आपको याद रहेगा तो आराम से उसको आप छांट पाएंगे। प्रश्न संख्या 7 की ओर है। Consider the statements given below and choose the correct response from the options given thereafter. निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अब आपको ध्यान से पढ़ना है। स्टेटमेंट है, लियोनार्डो दा विंकी हैड अमेजिंग रेंज ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम बॉटनी एंड एनाटॉमी टू मैथमेटिक्स एंड आर्ट। लियोनार्डो दा विंकी की वनस्पति विज्ञान, शरीर रचना से लेकर गणित और कला सभी के प्रति गहरी रुचि थी। यह एक सही स्टेटमेंट है। He is the painter of the famous मोनालिसा पेंटिंग। यह भी स्टेटमेंट सही है, वे प्रसिद्ध मोनालिसा पेंटिंग के रचनाकार हैं। और तीसरा, ही कॉल्ड हिमसेल्फ द डिसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंट। वह उन्होंने स्वयं को प्रयोग का शिष्य रखा है, जाना है। इसका मतलब यह तीनों स्टेटमेंट सही है। तो आपके ऑप्शन जो होने चाहिए वो आपके ऑप्शन होने चाहिए A, B एंड C आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ध्यान रखिए, लियोनार्डो दा विंकी से जुड़ा हुआ ये 3 फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि वे वनस्पति विज्ञान बॉटनी, शरीर रचना एनाटॉमी, मैथमेटिक्स गणित, आर्ट यानी कला, इन सभी प्रति उनकी गहरी रुचि थी। वह मोनालिसा की पेंटिंग के रचनाकार, एक्चुअली यह मोनालिसा की पेंटिंग उनसे जुड़ा हुआ है। और तीसरा, डिसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंट, प्रयोग का शिष्य अपने आप को बताया है। तो इस तरह से तीनों स्टेटमेंट इनसे जुड़ा हुआ सही है। तो उसका ऑप्शन नंबर 2 होगा सही जवाब। प्रश्न संख्या 8 की ओर है। प्रश्न संख्या 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको एक स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना है, देखना है। क्या है? पहला कि सीथियन पशु चित्रण के सृष्टिकर्ता थे। द सीथियंस वेयर क्रिएटर ऑफ एनिमल आर्ट। अब नाम आता है सीथियन, सीथियन के बारे में कुछ फैक्ट जानिए पहले, उसके बाद आप उसको आप जस्टिफाई कर पाएंगे। सीथियन जो था एक नोमैडिक ट्राइब था। नोमैडिक ट्राइब यह पहली ट्राइबल कम्युनिटी थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की, जिनके काल में अपने साम्राज्य की स्थापना भी की गई थी। ये लोग जो थे वो प्रकृति और अपने संस्कृति से बहुत जुड़े हुए थे, यानी नेचर से उसका विशेष लगाव था। उनका कल्चर नेचर से जुड़ा हुआ था। और असीरियन लोग अपनी कला को दीवारों पर चित्रित भी किया करते थे। तो इन फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा और यह सब फैक्ट अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर इसको जस्टिफाई कर पाएंगे कौन सा कथन सही है। तो इसके बारे में पहला देखिए, सीथियन पशु चित्रण के सृष्टिकर्ता थे। यह सही स्टेटमेंट है। जो सीथियन लोग थे वह पशु चित्रण के सृष्टिकर्ता थे, ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा, सीथियन चित्रकला ने असीरियन प्राकृतिक चित्रकला पर प्रभाव छोड़ा था। अभी मैंने कुछ देर पहले ही बोला था कि वह उनकी जो संस्कृति थी वह प्रकृति से जुड़ी हुई थी, प्रकृति से विशेष लगाव था। तो यानी यह भी है, प्राकृतिक चित्रकला पर प्रभाव छोड़ा। ये सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है, असीरियन चित्रकला की तुलना में जो महलों की दीवारों पर फली फूली सीथियन चित्रकला खानाबदोशों के जीवन की संस्कृति थी। तो इसके बारे में एक बार फैक्ट याद रखिए, यह भी स्टेटमेंट सही है। या असीरियन लोग अपनी कला को दीवारों पर चित्रित करते थे, जबकि सीथियन लोग वही चित्र सोने की मूर्तियों के रूप में बनाते थे। यानी कुल मिलाकर के तीनों स्टेटमेंट ये सही दिया हुआ है। तो आपके ऑप्शन होने चाहिए ऑप्शन नंबर 4, चूँकि 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। प्रश्न संख्या 9 की ओर है। गांधी जी अंडरटुक फास्ट अनटू डेथ इन 1932 मेनली बिकॉज। गांधी जी ने 1932 में, ध्यान रखिए कि 1932 में आमरण अनशन प्रमुखतः इसलिए किया क्योंकि आपके ऑप्शंस क्या है देखिए। पहला है, गोलमेज सम्मेलन में चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। दूसरा है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमत नहीं हो सके थे। तीसरा है,
रैमसी मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक नीतियों की घोषणा की। चौथा है सरकार के वायदे, ध्यान रखना है सरकार के वायदे के विपरीत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी। चूंकि 16 सितंबर 1932 को गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया था, यह इसका वजह बताया गया कि जाति के आधार पर निर्वाचन मंडल बनाया जाए। अब यह ऐसा संभव नहीं हो पाया था, जिसके कारण से उन्होंने बोला कि यह तब तक नहीं होगा तब तक मैं धरना पर अनशन पर बैठा रहूँगा, कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इस तरह की बातें 1932 में हुई थी, 16 सितंबर 1932 को। इतना फैक्ट ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 10 की ओर, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज इट करेक्टली। ध्यान रखना है कि यह कौन सा क्रम सही है। तो आपकी पहली बात की स्टेटमेंट ध्यान रखनी पड़ेगी कि अब उनका वर्ष याद होगा तो आराम से उसको आप छाट पाएंगे। कोलंबस का अमेरिका पहुंचना, कोलंबस का अमेरिका पहुंचना 1492 में, 12 अक्टूबर 1492 को अमेरिका कोलंबस पहुंचा था। ऑटोमन तुर्क ने कॉन्स्टेंटिनोपल के बाइजेंटाइन शासक को हराया था, यह 29 मई 1453 को। गुटेनबर्ग के द्वारा बाइबल का मुद्रण 1455 में। और लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सपर की पेंटिंग बनाई, यह 1495 से 98 के बीच में। तो आपको यह क्रम तभी याद रहेगा जब आप इसको ध्यान से सुनेंगे। तो एक बार फिर से सुन लीजिए। कोलंबस 1492 में 1492 में पहुंचा। 1453 में ऑटोमन तुर्क ने कॉन्स्टेंटिनोपल के बाइजेंटाइन शासक को हराया था। गुटेनबर्ग 1455 में और बाइबल का मुद्रण किया था, प्रिंटिंग। और लियोनार्डो दा विंची की द लास्ट सपर की पेंटिंग बनाई गई थी 1495 से 1498 के बीच में। तो इसका जो सही क्रम बनना चाहिए वह पहले बी सी ए डी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। पहले बी जो कि 1453, उसके बाद सी 1455, उसके बाद फिर 1492, उसके बाद फिर 1495 से 98। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है।